यस, 12th क्लास ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन पार्ट पूरी तरह से समाप्त। प्यारे बच्चों, इसी तरह से सब कुछ समाप्त होते होते पूरी फिजिक्स समाप्त हो जानी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लापरवाही हो रही हो तो पकड़ लो उसको और दूर कर दो। मैं ये भी देख रहा हूँ कई जगह आजकल, कहीं मैंने एक्सपीरियंस करे, कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा नुकसान बच्चे झेल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि हम कितना नुकसान झेल रहे हैं। एक जगह मैंने देखा भी, एक ग्रुप, बकायदा पूरा ग्रुप, हर आर्टिकल की पीडीएफ फाइल जमा कर करके एक कॉपी बना दी और कह रहे हैं कि ये हैं हमारे नोट्स। महाबर्बाद। और उससे भी आश्चर्य, उससे भी भयंकर आश्चर्य यह है कि उन्हें अच्छा भी वही लग रहा है। एक टीचर होने के नाते मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। ऐसे बच्चे, आप एक समझदार बच्चे हो के समझ सकते हैं कि इमेजिन तो कम से कम हर बच्चा कर सकता है कि फिजिक्स का पेपर मेरे सामने है, वो दिन एक दिन आएगा, भगवान सब ठीक ठाक रखे। आंसर शीट सामने रहेगी, पेन हाथ में रहेगा और जैसे पेपर सामने आएगा उसका कोई सा क्वेश्चन आप कैसे करोगे। ऑप्शंस का भी काम चल जाएगा, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेरिवेशंस कैसे करोगे? एक बार भी तो लिखित प्रैक्टिस नहीं की। पर आप लोग जो नोट्स बना के, अपने हाथों से नोट्स बना के मुझे भेज रहे हो, उसका साक्षात प्रभाव आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देगा। जितने बच्चे अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं, वे बनाते रहें, किसी भी प्रकार के छलावे में ना आए, मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखें। इसका असर या तो अब तक के एग्जाम में आप देख चुके होंगे, नहीं तो मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास रखें, बोर्ड एग्जाम में आपके इस सेल्फ स्टडी और सेल्फ रिटर्न वर्क का साक्षात प्रभाव आपको दिखाई देगा। फिलहाल आप मेरे ऊपर विश्वास करके आगे चलते रहे। नाउ स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। शुरुआत कहाँ से हुई इस घटना की? एक शांत पानी, रुका हुआ पानी या बहता हुआ पानी, पर बिल्कुल शांत, हम उसके ऊपर घाट पे या उसके साइड में खड़े होकर उस पानी को, साफ निर्मल स्वच्छ पानी है, और हम उसको देख रहे हैं, बड़े ढंग से, बड़े इत्मीनान से देख रहे हैं, बहुत ही तल्लीनता से देख रहे हैं। देखते देखते कुछ झुके तो जेब में से पेन नहीं है, तो क्या हुआ कि जेब में से, झुकते झुकते जेब में से पेन उस पानी में छपा, टंग 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 करते हुए तली में बैठ गया। पेन है महंगे वाला, छोड़ के जाएंगे नहीं, पानी में कूदना पड़ेगा, पेन को निकालना पड़ेगा। मुझे तो तैरना आता है, मान लो जिसका पेन गया उसे तैरना नहीं आता, तो उसने आइडिया लगाया अगर मैं कूद जाता हूँ पानी में, तो उसने सटीक आइडिया लगाया जितना उसे गहरा नज़र पानी आ रहा है वो शायद यहाँ तक पानी आ जाएगा। मैं कूद जाऊँगा, पेन उठा लूँगा
और जब सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो पानी यहाँ तक है, ऊपर तक यूँ धीरे धीरे यूँ चल चल के और फिर साइड में क्या नाम है आ जाऊँगा, फिर बच जाऊँगा। लिहाजा उस बंदे ने कपड़े वपड़े निकाल के या कपड़े पहने पहने कूद दिया, पैर उठा लिया और जब खड़ा हुआ ये सोच के कि जैसे मैं खड़ा होऊंगा यहाँ तक पानी में मुंह पर निकालूंगा, तो ऐसा नहीं हुआ और पानी उसके यहाँ तक। ठीक है, फिर ऊंचाई यूं उछला ऊपर, बचाओ कह के फिर डूब गया नीचे, फिर उछला ऊपर को, बचाओ कह के। खैर वहाँ कुछ राहगीर चलते उन्होंने उसको बचा लिया। अब बात ये होती है कि जब उसको बचा लिया, अब वो बाहर आया, पैन उसने यहाँ लगा लिया, अब विचार कर रहा है, फिर देख रहा हो गहराई, बाकी अभी गहराई से इतनी नजर आ रही है। और वो उस घटना को भी नहीं भूल रहा है कि जब वो उसमें कूद चुका तो पानी यहां तक नहीं, यहां तक था। ये इस घटना से साबित हुआ कि अगर हम पानी के अंदर कुछ देख रहे हैं, बाहर से हवा में से पानी के अंदर कुछ देख रहे हैं, तो जितनी गहराई नजर आ रही है वास्तव में उससे ज्यादा है। इतनी नजर आ रही है और है, यानी उसका तला जितना गहरा है हमें कुछ ऊंचा नजर आ रहा है। रे तो उस तले में से ही आई होगी जो नीचे तले में पत्थर वगैरह पड़े हैं वहीं से आई होगी, वहां से सीधी हमारी आंखों पे आती तो जहां है वो वहीं नजर आता। पर हुआ क्या, जैसे वे रे पानी में से हवा में आई तो बैंड होगी, बैंड ना होती सीधी हमारी आंख में आती तो जहां से आ रही वहीं ऑब्जेक्ट नजर आता, जितना गहरा है उतना ही गहरा नजर आता। इसका मतलब वो बैंड हुई, अब बैंड हो गया हमारी आंखों पे आई और कहीं और से आती नजर आई, और कहीं और से जाई वो एक्चुअल डेप्थ से कुछ ऊंचा था और उसकी डेप्थ कुछ कम थी। प्यारे बच्चों, बस यही रिफ्रैक्शन है। अगर हम उस पानी को खाली कर दें वहां से, तो जो एक्चुअल गहराई है वो एक्चुअल गहराई नजर आएगी। यानी बैंड जब हुई वो जब वाटर में से एयर में आ गई। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंचती है तो उसका बैंड हो जाना निश्चित है, और इस घटना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप कलम उठा लें, जैसे मैंने बता रखा है रफ कॉपी में नोट्स बनेंगे, तुरंत कंफर्म होने के बाद फेयर में दर्ज होंगे, वही मेरे पास जैसे अब तक आते आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। चैप्टर नेम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और फर्स्ट हेडिंग इज आल्सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और उसमें आप लिख देंगे, सुन ले ढंग से, फिर पॉज करके लिख देना पहले। व्हेन ए लाइट रे passes from one medium to another, then it bends from its initial path. This phenomenon is called refraction of light. Okay? Law of रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आप पहले एक दो मीडियम बना देंगे। ये लाइट मीडियम है, इसे बोलते हैं रेयर मीडियम, जो थोड़ा जिसका मास ज़्यादा हो जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, डेंसर मीडियम, डेंसिटी। और ये क्या चीज हुई, ये हुआ इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। रिफ्लेक्शन में तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ही काम चल जाएगा कि वही मीडिया ऊपर वाली वहीं आएगी वहीं चल जाएगी, पर यहाँ दोनों देयर आर टू मीडिया, तो इट इज नाउ इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। जिस पॉइंट पर रे इंसिडेंट होगी उस पॉइंट का नॉर्मल जानना सबसे पहले जरूरी है।
पूरी ऑप्टिक्स में चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, सारे एंगल नॉर्मल से ही नापे जाएंगे और सारी डिस्टेंसेस पोल से ही नापी जाती हैं। ये सदैव ही ध्यान रखें। और ये आ रही है रे, और मीडियम ना होता तो इसको सीधी चली जानी चाहिए थी। पर जैसे कि आपने प्रैक्टिकली देखा कि अगर वो एयर से वाटर में आ गई तो सीधी जाने वाली तो नहीं है, इसको तो बेंड होना ही होगा। और इस वीडियो में आप ये अच्छी तरह जान लें प्यारे बच्चों, जब जब रे डेंसर मीडियम में जाएगी तब तब नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। रेयर का तो अपना ध्यान रहेगा, क्या हो जाएगी, बस आप डेंसर का ध्यान रखें बस। In the case of traveling from rarer to denser, it bends towards normal. सीधी ना जाके नॉर्मल की तरफ बेंड। एंगल नॉर्मल से नापेंगे, चाहे आने वाली हो चाहे जाने वाली। इट इज आई, इट इज आर। जाहिर है झुकने के कारण आर कुछ कम हो गया आई से, यानी आई और आर अगर सेम रहते तो बैंड ना होती फिर वो, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। बैंड होगी तो या तो आर कम हो गया या अवे होती तो ज्यादा हो जाता। अगर आई और आर इक्वल नहीं है इसका मतलब बैंड हो चुकी, और बैंड होने का तात्पर्य रिफ्रैक्शन हो चुका, ठीक है। ये डायग्राम जुगा तू पहले लॉज और रिफ्लेक्शन में डायग्राम बना देंगे। और फिर फर्स्ट लॉ और लिखा जाएगा नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट लॉ में बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा ही, वहां इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल था, या रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड है, बस ये एक ही प्लेन में होंगे। इस वक्त वो प्लेन एक ग्रीन बोर्ड है, आप जो ड्रॉ करोगे तो वो प्लेन आपका प्लेन ऑफ पेपर होगा। अगर आप इंसिडेंट रे प्लेन ऑफ पेपर में बनाएंगे, नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर में बनाएंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे को भी प्लेन ऑफ पेपर में ही बनाना पड़ेगा, वो पेपर को छोड़ नहीं सकती। ओके, तो फर्स्ट लॉ सुन लें और पॉज करके तुरंत लिखें। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंड नंबर 2, देखो ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि आपको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट को एक्सप्लेन करना है। इतना क्वेश्चन दिख रहा है कि दिखना बंद हो गया, दिख रहा है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो अंदर क्या हुआ 10th क्लास और 12th क्लास में? 10th क्लास में आप बच्चे थे और 12th क्लास में आप 2 साल बड़े हो चुके हो, यानी अब आपको 1-2 बातें और बताई जा सकती हैं। प्यारे बच्चों, एक तो ये कॉन्स्टेंसी जब रहेगी जब ये 2 गिवन मीडिया हो और इसको चेंज ना किया जाए। अगर ये चेंज कर दिया तो कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट आएगा। फिर ये बात इन बातों को भी डिपेंड करता है कि मीडिया क्या क्या है, इसलिए फॉर टू गिवन मीडिया वर्ड जरूर बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये रे अगर व्हाइट लाइट आ रही है तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स हैं और सबका झुकाव अलग अलग होगा, और सबसे ज्यादा जो झुकाव का काम करता है वो वायलेट कलर करेगा। इसलिए ये आर सबसे छोटा, सबसे ज्यादा झुक जाएगा वायलेट, तो वायलेट के लिए सबसे छोटा हो जाएगा और आर के थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रेड। और फिर आप साइन आई तो ठीक है, सारे कलर्स आई एंगल बनाते हुए जा रहे थे, पर जब इसमें से बाहर जा रहे हैं तो आर सबके लिए अलग अलग होगा, अर्थात ये कॉन्स्टेंस अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगा। इसलिए फॉर ए गिवन कलर लाइट भी आपको बोलना पड़ेगा, या मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल दो।
मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर्ड लाइट। बस 10वीं और 12वीं में यही अंतर है, लिखना वही है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, परंतु फॉर टू गिवन मीडिया एंड फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट, कलर का सीधा सीधा मतलब वेवलेंथ से होता है, अलग अलग कलर्स का मतलब है अलग अलग वेवलेंथ। ओके, अब सुनिए नेक्स्ट, क्या एडिशनल इंसर्ट करना वो आपको सुनाया गया, तो सुनिए नंबर 2 लॉ में क्या लिखना है। फॉर टू गिवन मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर लाइट या फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम होता है, ये लॉ में नहीं बताना है, बस इस कांस्टेंट। और इस नियम का एक खास नाम भी है स्नेल्स लॉ। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों, इस वीडियो में ही कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कारण क्या है इसका, रीजन क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, घबराए ना, मैं ऑनलाइन में देख रहा हूं कि आप घबरा गए, क्या हो गया, कोई ना घबराए। रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू होगी और वेव ऑप्टिक्स में हाइगेन्स का ही नाम आना है। हाइगेन्स एक वैज्ञानिक है जिसने लाइट के बारे में कुछ कहा, मैं ये नहीं कहना क्या कहा क्योंकि उसका भी वक्त नहीं है, पर उसने क्या कहा था उसका एक अंश यहाँ पे जिसकी आवश्यकता है वो मैं जरूर बता रहा हूँ। उसने ये कहा कि साइन आई और साइन आर जो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ये पहले मीडियम में लाइट की स्पीड और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के इक्वल भी होता है। ये तो कांस्टेंट ही है। हाँ, मीडियम कोई दूसरा आ जाएगा तो V2 चेंज हो जाएगा, तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसको कहा फॉर गिवन टू मीडिया, तो गिवन टू मीडिया कहा गया है तो उनमें वेलोसिटीज भी फिक्स होंगी, ऐसा हाइगेन्स ने कहा। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल दिस, और टू अलग अलग मीडिया अगर होगी तो इनमें लाइट ऑफ स्पीड तो अलग अलग ही होंगी, और लाइट और स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती हैं, इसलिए अनइक्वल हो जाएंगे। मीडियम चेंज, स्पीड चेंज, यानी V1 एंड V2 आर डिफरेंट, यानी नॉट कैंसिल, आंसर 1 नहीं आएगा, और आंसर 1 नहीं आएगा तो I और R भी सेम होने वाले नहीं है। फिर I और R सेम हो जाते फिर बिल्कुल बना जाता, और I और R अगर सेम नहीं है इसका मतलब बेंडिंग हो चुकी, R या तो I से कम हो चुका या ज्यादा हो चुका, अर्थात बेंडिंग हो चुकी, अर्थात रिफ्रैक्शन इज टेक प्लेस। इसका अच्छी तरह लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल दिस, एंड वी हैव लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिफरेंट मीडिया, सो V1 इज नॉट इक्वल टू V2, so I is not equal to R, so refraction is take place. That's all. बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब प्यारे बच्चों क्या है, ये जो साइन आई और साइन आर का रेशियो है जो कि पहले मीडियम में स्पीड और दूसरे मीडियम में स्पीड के बराबर भी है, ये क्या है,
इसका नाम हालांकि आप जानते होंगे क्या है। मैं फ़िलहाल इस वीडियो में लेना नहीं चाहता, इस वीडियो में मैं उसका नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे इसका नाम आ जाएगा फिर ऑप्टिक्स के एंड तक हर दिन इसका नाम आएगा। इसलिए अगली वीडियो इस कारण से बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रतीक्षा करेंगे और यहाँ तक अपडेट करेंगे। ओके, गुड नाइट।